नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत कर रही हैं। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार करेंगी प्रदान। इस साल से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नई श्रेणी शुरू। उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष के नाम की आज होगी घोषणा। पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय, किसी और ने नहीं किया नामांकन। दिग्गज फुटबॉलर मेसी के कोलकाता इवेंट में अराजकता पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जताई नाराजगी। कहा स्थिति के लिए आयोजक पूरी तरह जिम्मेदार। साथ ही कहा खेल प्रेमियों के लिए काला दिन। बेलारूस ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलेस बियालियात्स्की समेत 123 राजनीतिक बंदियों को किया रिहा। बदले में अमेरिका बेलारूस से पोटाश निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच धर्मशाला में आज 5 मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है दोनों टीम। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस साल से ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के अंतर्गत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नई श्रेणी शुरू की गई है। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल भी सभा को संबोधित करेंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक भी मौके पर मौजूद होंगे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता में राष्ट्र की उपलब्धियों को उजागर करना है। राष्ट्रपति सभा को संबोधित करने के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित करेंगी। उत्तर प्रदेश भाजपा को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। चुनाव प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और पीयूष गोयल की देखरेख में पूरी होगी। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। महाराजगंज से 7 बार के सांसद रहे पंकज चौधरी का एकमात्र नामांकन होने के कारण उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। उनके नेतृत्व में ही भाजपा उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी। केरल स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से ईसाई बहुल क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है, जबकि सीपीएम के खिलाफ मुस्लिम अल्पसंख्यक मतों का एकजुट होना और अधिक स्पष्ट नजर आया। चुनाव परिणामों में भाजपा ने 26 ग्राम पंचायतों, 2 नगर पालिकाओं और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत हासिल की है। इसके अलावा पार्टी ने लगभग 1500 ग्राम पंचायत वार्ड, 50 से अधिक ब्लॉक पंचायत वार्ड, 324 नगरपालिका वार्ड और 91 निगम वार्डों में जीत हासिल की है। भाजपा तिरुवनंतपुरम नगर निगम के साथ साथ पलक्कड़ और त्रिपुनिथुरा नगरपालिका में सत्ता में आ रही है। पलक्कड़ में पार्टी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि त्रिपुनिथुरा में उसे 21 सीटें मिली हैं। कोंडागल्लूर, वर्कला, शोरनूर और ओट्टापल्लम जैसे क्षेत्रों में भाजपा डबल डिजिट में पहुंचने में सफल रही। महत्वपूर्ण ये भी है कि एनडीए कई ऐसी नगर पालिकाओं में दूसरे स्थान पर रहा जो पहले एलडीएफ और यूडीएफ के अभेद्य गढ़ में माना जाता था। थोडुपुझा, अटिंगल, चिंगनूर,
मेविलिकर्रा सहित कई क्षेत्रों में एनडीए ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कोट्टायम जिले में भाजपा ने 3 पंचायतों में सत्ता हासिल कर यह संकेत दिया है कि पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। केरल की पहली महिला डीजीपी श्रीलेखा ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शास्ता मंगलम वार्ड से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में इतिहास रच दिया है। राजधानी शहर के नगर निकाय में पहली बार कमल खिला है। भाजपा इसे राजधानी में लेफ्ट की सत्ता को चुनौती देने का बड़ा संकेत मान रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने कॉरपोरेशन में 50 सीटें जीती हैं। भाजपा इस जीत के साथ ही केरल में खुद को एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। अंतिम नतीजों में सीपीआईएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ को 29 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ ने 19 सीटें जीती। 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा एनडीए की जीत को ऐतिहासिक करार देते हुए जनता का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह संदेश साझा किया है और हैशटैग के साथ कि विकसित तिरुवनंतपुरम, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तिरुवनंतपुरम ने भाजपा एनडीए को जो समर्थन दिया है वे केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है। केरल के लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाओं को केवल भाजपा ही पूरा कर सकती है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पार्टी तिरुवनंतपुरम के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसे एक जीवंत और विकसित शहर बनाने की दिशा में मिलकर काम करेगी। प्रधानमंत्री केरल के लोगों का आभार जताते हुए उन्होंने लिखा कि केरल के उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन दिया। केरल के लोग यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुके हैं। लोग एनडीए को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं जो सुशासन और सभी के लिए अवसरों के साथ विकसित केरल बनाने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए लिखा कि मैं उन सभी मेहनती भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने जनता के बीच काम किया और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शानदार परिणाम सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि ये दिन केरल में पीढ़ियों से चले आ रहे कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और इस परिणाम को संभव बनाया। हमारे कार्यकर्ता हमारी शक्ति हैं और हमें उन पर गर्व है। कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में हुई भगदड़ के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने युवा भारती क्रीड़ांगन का दौरा किया। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। राज्यपाल ने आवश्यक कदम उठाने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कार्यक्रम के लिए कुप्रबंधन और पर नाराजगी जताई। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि इस पूरे घटनाक्रम में आयोजकों और प्रायोजकों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, लेकिन पुलिस भी सरकार, जनता और मुख्यमंत्री के प्रति विफल रही। उन्होंने कहा कि उनकी निष्क्रियता के कारण इस दिन को कोलकाता के खेल प्रेमियों के लिए एक काला दिन कहा जा सकता है। बेलारूस ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बाइलियात्स्की सहित 123 कैदियों को रिहा कर दिया है। इनमें विपक्षी नेता मारिया कोलेस्त्रिनकोवा और विक्टर बाबरिका भी शामिल हैं। ये रिहाई उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के संबंध में अमेरिका के साथ बनी सहमति के बाद हुई है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूस के करीबी उनको माना जाता है और वे 3 दशक से भी ज्यादा समय से सत्तारूढ़ में हैं। संयुक्त रूप से 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बियालियात्स्की मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले शख्स हैं। उन्होंने बेलारूस में राजनीतिक कैदियों के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्हें जुलाई 2021 में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था, जबकि रिहा हुई विपक्ष की नेता कालेस्निकोवा का लुकाशेंको के खिलाफ 2020 में बड़ा आंदोलन चलाया था। रिहाई के बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उन सभी देशों के नेताओं का आभार जताया है जिन्होंने
बेलारूस के राजनीतिक कैदियों को मुक्त कराने के लिए प्रयास किए। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी के बारस और हॉली इंजीनियरिंग भवन में हुई गोलीबारी में 2 लोग मारे गए और 8 लोग घायल हैं। मेयर ब्रेट स्माइली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह हमला तब हुआ जब वहां परीक्षाएं चल रही थीं। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस काले कपड़े पहने हुए एक संदिग्ध की तलाश कर रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमलावर छात्र था या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना को लेकर दुख जताया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। फिलहाल 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले को भारत ने 101 रन से अपने नाम किया था, जबकि दूसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने 51 रन से जीतकर सीरीज को बराबरी पे कर लिया था। ऐसे में आज भी दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज होने वाले मैच में टीम इंडिया बिना किसी गलती के जीत दर्ज करते हुए सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।